S Plus Online Learning Division. हेलो बच्चों, एस प्लस ऑनलाइन लर्निंग डिवीजन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अवनीश यादव आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप सबको पता होगा कि हमारी ये जो सीरीज है, हम लोगों ने जो सीरीज रिकॉर्ड करना चालू किया है, ये बेसिकली एनओएस पे फोकस्ड है और कम से कम वीडियोस में आपको पूरी से पूरी नॉलेज देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के सीक्वेंस में मैं फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, हमारे जो एग्जाम होना है, बेसिकली एग्जाम 80 मार्क्स का होता है और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आती है, तो उसका फिजिक्स का पोर्शन आप मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो था मेजरमेंट, उसके बारे में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर केमिस्ट्री पढ़ते टाइम भी मेजरमेंट की कुछ कंडीशंस है, वो चीज आपको यूज करनी पड़ेंगी। और पूरे फिजिक्स में हम कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो वहां जब हम यूनिट लिख रहे होंगे वो हमने कहां सीखा है, मेजरमेंट में। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जब आप सीबीएसई पढ़ते हैं तो सीबीएसई क्या करता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको मोशन बताता है, व्हाट इज मोशन। फिर मोशन के ऊपर जो लॉज लग रहे हैं वो बताया जाता है। पर एनओएस ने क्या किया है, जो मोशन चैप्टर है, मोशन को डाल दिया उसने टीएमए में, कि आपको टीएमए में मतलब रिटन एग्जाम में वो टॉपिक नहीं मिलेगा। पर मोशन बिना पढ़े क्या हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तो रिलेशन नहीं है, पर कुछ चीजें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब आपको ऑलरेडी पता भी है। पर कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन होती है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोशन में सबसे पहले हमको यही पता करना है व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कब कहा जाएगा कि वो मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कब कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है। तो आप सबको पता है मोशन मतलब चलना और रेस्ट मतलब रुका हुआ होना। पर ये तो डेली लाइफ की डेफिनेशन हो गई ना। साइंटिफिक टर्म में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को कब कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसके लिए डेफिनेशन क्या दिया जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज करे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज करे या फिर करता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा हूं। पहले मेरी पोजीशन ये थी, अब मेरी पोजीशन ये है। अगर टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मोशन। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन में कोई चेंज ना करूं, टाइम तो आप रोक नहीं पाएंगे, टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं किस कंडीशन में हूं, मैं किस स्टेट में हूं, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, तो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज ना करे तो वो क्या होता है, रेस्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज करने लगे, ये पोजीशन में चेंज हो रही है, इसको मैं क्या कहूंगा, मोशन। क्या कहूंगा, मोशन। अच्छा, जो रेस्ट होता है और जो मोशन होता है, इसको स्टडी करने के लिए हमको एक छोटा सा पॉइंट सीखना होता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। कि जब भी मोशन और रेस्ट की स्टडी कर रहे होंगे ना, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ना होगा कि मोशन और रेस्ट किसके अबाउट हो रहा है, किसके साथ कंपैरिजन करके हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या रेस्ट में है। अब ये रेफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक एग्जांपल से आप क्लियर कर लेंगे। जैसे अगर मैं मान रहा हूं कि हमारे पास 3 लोग हैं, हमारे 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्तों का नाम क्या है, ए बी सी। इनका नाम क्या है, ए बी और सी। मैं इनको अलग अलग क्यों रख रहा हूं, मैंने ये मान लिया कि ए और बी एक बस में बैठे हुए हैं और ये बस मोशन कर रही है, और सी क्या है, बस के बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर बस मोशन कर रही है और ए और बी ये दोनों बस के अंदर है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे, अगर मैं ए की बात करूं तो क्या ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि बस तो चल रही है, पर ये दोनों अपनी पोजीशन पे रुके हुए हैं, बस की सीट पे फिक्स है। तो अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के रिलेशन में पूछूं कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में, तो आप कहेंगे बस में है पर वो रेस्ट में है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों का मोशन मैं सी के रिस्पेक्ट में पूछूं, सी बाहर से देख रहा है, तो सी को तो यही लगे ना ए और बी बस में बैठ के चल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, जब इसके रेफरेंस पॉइंट में हम स्टडी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। किसमें है ये, मोशन में। लेकिन अगर मैं इन दोनों का मोशन, इन दोनों की स्टडी करूं, इन दोनों की स्टेट की स्टडी करूं, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें हो जाएंगे, रेस्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में स्टडी की जा रही है, स्टेट की स्टडी की जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है,
तो जब भी हम डिफिनेशन पूरी डिफिनेशन लिख रहे होंगे तो हम क्या बताएंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एंड एनी रेफरेंस पॉइंट इट इज नोन एज स्टेट ऑफ रेस्ट। ये किस में माना जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में। और मोशन के साथ भी यही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज करता है, टाइम के साथ प्लस एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, और किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अपने पोजीशन में चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। अब मैंने क्यों बताया है ये आपको आगे मैं बताता हूं, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमको जो स्टार्ट करना है, हमारा चैप्टर का नाम ही क्या था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, वेल नोन है, व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स। फोर्स तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल। अगर क्लास 8th का बच्चा, क्लास 7 का बच्चा, इवन क्लास 6 के बच्चे से पूछे ना व्हाट इज फोर्स, तो इतनी बेसिक बात तो क्लास 6 का बच्चा ही बताता है। फोर्स इज अ पुश और पुल। बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम धक्का दे, ये भी फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल करें, अपनी तरफ खींचे, ये भी क्या है, फोर्स। ये भी क्या है, फोर्स। तो जो बच्चा क्लास 10 का एग्जाम देने वाला है, क्या उसका इतने से काम चल जाएगा, तो जवाब होगा नहीं। क्यों, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या एक प्रकार का पुश और पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, पोजीशन में चेंज लाएगा या चेंज लाने का ट्राई करेगा। किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या स्टेट में चेंज लाएगा या चेंज लाने का ट्राई करेगा। अब ये सारे फोर्स के इफेक्ट में बताता हूं मैं आपको। अभी केवल आप डेफिनेशन क्लियर करिए। फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, एक प्रकार का धक्का है, खिंचाव है। और कैसा धक्का खिंचाव है, जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, पोजीशन या फिर स्टेट में चेंज लाएगा या चेंज लाने का ट्राई करेगा। जैसे अगर मैं अभी दीवार पे धक्का मारूं, तो क्या मैं उसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। दीवार अपनी पोजीशन, इसका मतलब मैं क्या पुश नहीं कर रहा हूं क्या, मैंने पुश किया है, फोर्स है वो, लेकिन वो फोर्स उसकी स्टेट में चेंज नहीं कर रहा है, चेंज करने का ट्राई कर रहा है। ऐसे में किसी हल्की से चेयर है, चेयर में मैंने धक्का मार दिया, उसकी स्टेट में चेंज आ गई, तो ये भी फोर्स है, वो भी फोर्स है। यहां क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन वॉल के केस में मैंने केवल ट्राई किया है, मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया उसने केवल ट्राई किया है। तो हम ये बताते हैं कि फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज करता है या चेंज करने का ट्राई करता है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब फोर्स की, इसके आगे फोर्स के बारे में आपको क्या पढ़ना होता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है, न्यूटन। इनका नाम किसके ऊपर दिया गया है, सर आइजैक न्यूटन के ऊपर। आपने न्यूटन सर के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारे साइंटिस्ट है न्यूटन, उन्होंने क्या किया था, ग्रेविटी की खोज की थी। सबसे बड़ा जो उनका अचीवमेंट है वो क्या है, ग्रेविटी। सबने न्यूटन का नाम सुन रखा, और न्यूटन कोई नया नाम नहीं है। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने क्या किया, फोर्स की जो यूनिट रखी है, एसआई यूनिट रखी है, इंटरनेशनल यूनिट रखी है, वो क्या माना है, न्यूटन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। अब देखिए, हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती है। इसमें जो सबसे पहला फोर्स, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, स्टार्ट मोशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो आप फोर्स लगा के उसको मोशन या फिर उसका स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें मोशन ला सकते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, उसको आप मोशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार्ट है, ठेला देखा होगा आपने, ये ठेला रुका हुआ है, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, मेरे फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये ठेला चलने लगेगा। तो पहले ये किसमें था, रेस्ट में, मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, फोर्स। फोर्स की वजह से क्या हो गया, ये मोशन में आ गया। दैट मींस किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। फोर्स का पहला इफेक्ट हो गया कि फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा था, ये ठेला मैंने धक्का दे दिया, चल रहा था, लेकिन मुझे अब इसको रोकना है, और ठेले में ब्रेक नहीं होता, इन्हें आप अंदर से ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का कॉन्सेप्ट भी आगे आप सीखेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे। तो ठेले में ब्रेक तो होता नहीं, आप ब्रेक लगा के रोक देंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे और इस पे फोर्स लगा के रोकेंगे। वो जो कार्ड जो चल रही है, जो मोशन ऑलरेडी कर रही है, मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इसको रोकूंगा। मतलब पहले ये किसमें था, मोशन में, मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया, वो ठेला रुक गया, वो कार्ट रुक गई। दैट मींस फोर्स लगा के किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चलाया भी जा सकता है, और जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, फोर्स लगा के उसको रोका भी जा सकता है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है इससे आप बहुत बेटर रिलेट कर पा रहे होंगे। फोर्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको स्पेस साइंस वगैरह में पढ़ाया जाता है, फोर्स बेसिक टॉपिक है, और आप सब डेली लाइफ में सारी चीज देखते हैं, ठीक है। और फोर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बताइए, ये कार चल रही थी, ठीक है, ऐसे कुछ भी स्पीड रही होगी,
हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सबके छोटे भाई बहन होंगे, सबसे पहले हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल चलाते टाइम पे हमारा भाई क्या था, साइकिल बहुत धीरे चलाता था, धीरे धीरे साइकिल चल रही थी, ठीक, और पैडल तेज मार भी नहीं रहा था। हमने क्या किया, उसकी साइकिल के पीछे धक्का दे दिया, पुश कर दिया। पुश करने से क्या हुआ, अब उसकी साइकिल की स्पीड बढ़ गई। पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब क्या हो गया, उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। मेरा समझाने का पर्पस बस इतना है कि आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे कुछ ऑब्जेक्ट बहुत तेज चल रहा था, मैंने हल्का सा फोर्स लगाया। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी ढलान से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे लाया जाता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो रोल करके नीचे जा रहा है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, खासकर ये जो वो हॉस्पिटल वगैरह होता है, हॉस्पिटल वगैरह में जो स्ट्रेचर वगैरह होता है, उस पर क्या होता है, एक आदमी आगे खड़ा होता है, उसका काम पता है क्या है, स्ट्रेचर खुद से नीचे जा रहा है, वो फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है कि अगर वो हट जाएगा तो तेजी से स्ट्रेचर नीचे ना आ जाए, ठीक है, उसमें जो व्हील्स लगी मोशन करके तेजी से नीचे ना आ जाए। वो क्या कर रहा है, इसकी मोशन को फोर्स अप्लाई करके रोक के धीरे धीरे उतार रहा है, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। और ऐसे हो सकता है कि हमको स्पीड बढ़ानी, हमने धक्का दे दिया, साइकिल धीरे चल रही थी, हमने धक्का दिया, स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्पीड को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। कोई जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक का मतलब ये जो पॉइंट है, इसके जो एग्जांपल्स है वो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता जा रहा है। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में क्या हुआ था, जब वो बैल की सींग में आग लगा के वो लोग दरवाजा खोलते हैं, नहर का पानी आता है, देवसेना बगल में खड़ी होती है, सारे बैल भाग रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है, एक बैल का जो डायरेक्शन है, एक बैल क्या करता है, देवसेना की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हमारे हीरो की एंट्री होती, हीरो ने क्या किया, उस बैल की सींग पकड़ी और अब फोर्स अप्लाई करके, क्या अप्लाई करके, फोर्स। अगर बाहुबली के पास फोर्स नहीं होता तो क्या वो बैल को हटा पाता वहां से, उसने फोर्स अप्लाई किया, उसकी सींग पकड़ के क्या करता है, घुमा देता है। और बैल को रोका नहीं, बैल से लड़ा नहीं, उसने चलते हुए बैल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या किया, चलते हुए बैल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, और वो देवसेना की तरफ ना जाके कहां चला गया, फिर से अपने झुंड में वापस आ गया, और देवसेना इंप्रेस होगी। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं देवसेना को इंप्रेस करने के लिए आपको बैल के सामने जाना पड़ेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि उसने बैल के मोशन को रोका नहीं, मोशन करते हुए बैल पे फोर्स अप्लाई करके उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल से आप बेटर रिलेट कर पाएंगे। कोई जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर ने अपना फोर्स अप्लाई करके बॉल को बैट्समैन की तरफ फेंका, ठीक है, तो बैट्समैन क्या बॉल को कैच थोड़ी करता है, बैट्समैन के पास बैट है, ये क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करके तेजी से बॉल का डायरेक्शन चेंज करेगा। बॉल पहले से मूव कर रही थी, बॉलर से बैट्समैन की तरफ आ रही थी, बैट्समैन ने क्या किया, शॉट खेला, अब चाहे वो बॉलर की तरफ भेज दे चाहे वो पीछे भेज दे, मतलब बॉल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज, या साइज नहीं मेंशन किया गया है पर आप शेप एंड साइज दोनों को चेंज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, क्ले देखा आप सबने, क्ले। क्ले मतलब क्ले ले लीजिए, या फिर आटे की जो लोई होती है, जो मम्मी रोटी बनाने से पहले वो आटे को गूंथती है, वो जो एक लोई होती है, वो जो क्ले होता है, जो क्ले है और ये जो लोई का फॉर्म है, आप उसको राउंड करिए, आपने गोल किया, वो गोल कर लिया, और हमने जैसे ही इसको प्रेस किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको पुश किया नीचे की तरफ, प्लेट में पुश किया, ये क्या हो जाएगा, फ्लैट। क्या हो गया, ये फ्लैट। पहले स्फेरिकल था, बाद में क्या हो गया, फ्लैट। तो हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई करके इसका शेप चेंज किया। क्या चेंज किया है, शेप। इसका हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपने देखा होगा मम्मी जब भी रोटियां बनाती हैं तो मम्मी क्या करती है, सबसे पहले आटे को थोड़ा मोटा मोटा गोल गोल करके फिर प्रेस करती है। प्रेस करने से क्या होता है, उसका एक छोटा सा साइज आ जाता है, ठीक। फिर मम्मी बेलन लेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी, फोर्स लगने से क्या होता है, देखिए शेप नहीं चेंज हो रहा है, अभी भी क्या है, ये सर्कुलर। मम्मी क्या करती है, इसके ऊपर धीरे धीरे फोर्स लगा के इसको जब रोल करती है, रोल करने से क्या होता है, हमारी जो रोटी होती है, जो छोटा सा पोर्शन था वो बड़ी सी रोटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां हमने शेप चेंज किया था, यहां हमने क्या किया था, इसको स्फेरिकल से क्या बनाया था, फ्लैट 2D में ले आए थे। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर था, सर्कुलर ही रखा गया, शेप में चेंज नहीं किया है, हमने इसका साइज चेंज किया है। पहले वो छोटा था, लोई था, मम्मी ने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया, उसका जो शेप है वो बड़ा हो गया।
तो फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी चेंज किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर हम समराइज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको ये पता है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या तो चेंज करेगा, पोजीशन को या तो चेंज करेगा या चेंज करने का ट्राई करेगा। फिर मैंने क्या बताया कि जो फोर्स की यूनिट होगी, जो फोर्स का जिससे डिनोट करते हैं जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। किसके नाम पे आया है सर, आइजैक न्यूटन के नाम पे है। और इसीलिए इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। मैंने यूनिट लिखने का तरीका सिखाया है आपको कि जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आएगा तो उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। वो जो सफिक्स है उसको हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फोर्स के इफेक्ट है कि फोर्स से किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चलाया जा सकता है, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट के, और किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को कन्वर्ट किया सकता है। तो मुझे उम्मीद है इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, वही जो हमने पढ़ा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है क्योंकि अंदर से हम फोर्स दे रहे हैं, हम एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने पे क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल क्या करता है, इसके एक्सल को घुमाता है। एक्सल जितना तेज घूमेगा हमको मोशन उतना तेज मिलेगा। तो इनडायरेक्टली वो भी फोर्स ही अप्लाई कर रहा है। वो जो इंजन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स। हम फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या करेगा, मोशन। यहां क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया जा सकता है। मतलब हमने ऑब्जेक्ट को पुल कर लिया, अपने बाहों से, अपने हाथों से क्या किया, उसको दबा दिया है, उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज इन स्पीड, हमने अपने पैरों से क्या किया, ज्यादा फोर्स अप्लाई किया। ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। हमने कम फोर्स अप्लाई किया, स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। उसके अलावा ये हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, हमने फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट तरफ, इसको बोलते हैं पुश। इसको हमने पुश किया, पुश करते टाइम में क्या होगा, ये भी फोर्स है। कौन सा फोर्स है, पुश फोर्स है। और किसी ऑब्जेक्ट को हमको पुल करना है, खींचना है, हमने क्या किया, पुल कर लिया। तो इस डायग्राम में सारी चीजें क्लियर की गई हैं और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसको आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला टॉपिक हमारा जो है, अगला टॉपिक क्या है, फोर्स की टाइप। फोर्स तो पढ़ लिया, ठीक है, फोर्स इज अ पुश और पुल। ये फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो फोर्स को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। एक तरीका तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। हमारे पास जो फोर्स होगा, फोर्स बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे दो से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे दो से ज्यादा फोर्स, दो या दो से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो, लेकिन उनका जो नेट रिजल्ट है, जो उनका परिणाम है, जो उनका रिजल्ट है, जो उनका नेट फोर्स है, वो कितना हो जाए, जीरो। कितना हो जाए, जीरो। या फिर मैं ये कहूं कि इन सारे फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को क्रॉस कर दे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दे। इन सारे फोर्सेस का कोई भी रिजल्ट ना दिखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है। मैं इस ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा के इसको पुश कर रहा हूं। आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसको आपने भी क्या किया, उधर से पुश किया। अब ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इधर मोशन कराना चाहता है और ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इधर मोशन कराना चाहता है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से आप मुझे बताइए, एकदम कॉमन सेंस की बात है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा है। फोर्स तो लग रहा है, फोर्स अप्लाई किया गया है, लेकिन क्या इस फोर्स से कोई रिजल्ट निकलेगा क्या? अगर मैं ये पूछूं इसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा? और आपका आंसर होगा नहीं। ऑब्जेक्ट कहीं भी मोशन नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो रिजल्ट कितना आ गया, जीरो। या फिर मैं पूछूं नेट फोर्स कितना हो गया? अभी आप आगे बढ़ेंगे कि मोशन को सपोर्ट करने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मैं दोनों फोर्सेस को जोड़ूं तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। यानी इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसका जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, 0। तो बैलेंस फोर्स में आपको क्या समझना है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम करे, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे के जो इफेक्ट को कैंसिल कर दे, या फिर हम ये कहें उनका जो रिजल्ट है, उनका कोई रिजल्ट ना निकले, इन फोर्सेस का कोई रिजल्ट ना निकले, इनका नेट फोर्स कितना हो जाए, 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। इसका नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। ये की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि नेट फोर्स, सबसे बड़ी बात यही है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। कोई रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसका कोई रिजल्ट ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स।
अच्छा, बैलेंस फोर्स दो टाइप का होता है। बैलेंस फोर्स फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, हमने दो तरफ से फोर्स लगाया, इसने कहीं भी मोशन नहीं किया, तो ये रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहे, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये भी क्या है, बैलेंस फोर्स। एक और बैलेंस फोर्स ये होता है जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन कर रहा हो, फिर भी उस पर दो या दो ज्यादा फोर्स काम करे, फिर भी उस पर दो या दो ज्यादा फोर्स काम करे, लेकिन उससे उसके मोशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उससे उस पे मोशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आपने पानी की बूंदे देखी होंगी, पानी की बूंदे मतलब जो ड्रॉपलेट्स होती है, जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे जो पानी की बूंदे गिरती है, आप मुझे बताइए कि ड्रॉपलेट्स पे नीचे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी उस पानी की बूंद को कहां खींचना चाह रही है, नीचे। और आपको ये बहुत कॉमन सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। प्रेशर किससे बना होता है, फोर्स से। यही रीजन है कि ड्रॉपलेट का जो साइज होता है हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल। मतलब इस पे हर तरफ से फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन से, जितनी डायरेक्शन इसकी पॉसिबल है, हर डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है। लेकिन क्या वाटर ड्रॉपलेट्स की स्पीड में, वाटर ड्रॉपलेट की जो मोशन है उसमें कोई चेंज आ रहा है क्या? ग्रेविटी उसको बहुत नीचे पुल नहीं कर पा रही, इसकी स्पीड बढ़ा नहीं पा रही है, बहुत ढेर सारे फोर्स ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे ला रहा है, ठीक है, पर उसकी एक कांस्टेंट स्पीड हो चुकी है, अब वो स्पीड बढ़ेगी भी नहीं, घटेगी भी नहीं। मतलब ना तो ग्रेविटी ना इन सारे फोर्सेस का, इनका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है ये एग्जांपल थोड़ा वो कंफ्यूजन हो, तो आप एक एरोप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी जो प्लेन होता है, आप प्लेन में देखिए, अगर प्लेन उड़ रहा है तो आपको क्या लग रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे नहीं खींच रही होगी क्या? ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड चलता जा रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी। इसके जो विंग्स होते हैं, इसका जो एरोडायनेमिक्स होता है, ये इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है। इसके अलावा बहुत सारे फोर्सेस, इनका अपथ्रस्ट, पीछे से जो इंजन चलाया जा रहा है वो अपथ्रस्ट इसके ऊपर काम कर रहा है। मतलब इतने सारे फोर्सेस के बाद भी इसकी जो कांस्टेंट स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, वो बनी हुई है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये मोशन कर रहा है तो कर रहा है। ये जो सारे फोर्सेस हैं, आपने देखा होगा इसकी एरोडायनेमिक्स क्या करती है, इसको ऊपर जाने में अपथ्रस्ट प्रोवाइड करती है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। अगर आपको एक कांस्टेंट हाइट पे बने रहना है तो आपको इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा, ग्रेविटी के फोर्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपथ्रस्ट इतना अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेविटी नेग्लेक्ट हो जाए। तो इन दोनों फोर्सेस ने क्या किया है, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उस पर जो अदर फोर्सेस काम कर रहे हैं, सबका जो नेट इफेक्ट है वो कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। जैसे अ बुक केप्ट ऑन टेबल, अगर कोई बुक टेबल पे रखी हुई है, कोई बुक टेबल पे रखी हुई, मतलब ये हमारी टेबल है, इसके ऊपर कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए ग्रेविटी क्या कर रही होगी, इस बुक को नीचे लाने का ट्राई कर रही होगी, इस बुक को और नहीं, अभी इसी बुक का वेट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, इसी पर बुक ढेर से रखते जाइए, तो इस टेबल की एक कैपेसिटी होगी, टेबल टूटेगी, बुक कहां चली आएंगे, जमीन पे। इसका मतलब ग्रेविटी क्या कर रही, बुक को नीचे की तरफ पुल कर रही है। पर ये टेबल इसके ऊपर क्या लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, ग्रेविटी को कैंसिल आउट करेगा और हमारी ये जो बुक है अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी। अच्छा, कई बार आपको ऐसा फील, ये बुक वाला एग्जांपल नहीं फील हो पाता, तो आप थोड़ा एक मुझसे रिलेट करिएगा कि आपने हाथ को खोलिए और उसके ऊपर एक बुक रख लीजिए और उसको थोड़ी देर रोक के रखिए। 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, आपको लगे बहुत लाइट बुक है, बहुत हल्की बुक है। लेकिन जब 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट होने लगेगा ना, तो आप यकीन मानिए उस बुक का वेट आपको बढ़ता हुआ फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ अब उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं। जो आपकी एनर्जी फ्रेश है, तो फ्रेश एनर्जी में आप क्या करते हैं, उसको आपने रोक रखा है, आपको उसका वेट नहीं फील हो रहा है, अब आपके हाथ थक रहे हैं, उतना फोर्स नहीं लगा पा, उतना रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बुक नीचे ड्रॉप होने लगेगी और आप ना चाहते हुए भी आपको बुक को नीचे छोड़ना पड़ेगा। कभी आप घर पे प्रैक्टिकल कर देखिएगा, तब आप बेटर रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। और बहुत सारे डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये दोनों इस केस में काम कर रहे हैं कि दोनों आपस में क्या होंगे, ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर तरफ पुश कर रहा है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारी बुक अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी। क्लियर है? अब टग ऑफ वॉर में भी यही होता है। टग ऑफ वॉर में क्या है कि अगर दोनों टीमें इक्वली, मतलब अगर टीम ए ये है, टीम बी ये है, दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब दोनों ने क्या किया है, ये इधर की तरफ पुल कर रहा है, ये इधर की तरफ पुल कर रहा है। मैं मान लेता हूं 100 न्यूटन का सारे बच्चे मिलकर 100 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हैं
और 100 न्यूटन का फोर्स ये बी टीम अपनी तरफ पुल कर रही है। तो क्या ये टग ऑफ वॉर में ये ऑब्जेक्ट, ये जो रोप है, रोप कहीं मूव करेगी क्या? बिल्कुल नहीं मूव करेगी। रोप अपनी पोजीशन पे कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। जो मोशन सपोर्टिव फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और जो मोशन अपोजिंग फोर्स होगा हमेशा क्या होगा? वो नेगेटिव। क्लियर है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव कमी नहीं बताते हैं। ये मैथमेटिकल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे मन मुताबिक जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव। और हमारा जो इच्छा है उसके जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। तो अगर दोनों ने सेम फोर्स लगाया तो टग ऑफ वॉर में क्या होगा? ये हमारा जो रोप है, रोप कहीं भी मूव नहीं करेगी। तो ये भी एक तरीके से बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। क्लियर है? बैलेंस फोर्स क्लियर हो गया होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम करे लेकिन उनका इफेक्ट कितना हो जाए? जीरो। उन पे लगने वाले फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दे, कैंसिल आउट कर दे, तो इस टाइप का जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम? बैलेंस फोर्स। इससे कुछ एग्जांपल आपके सामने है, बुक रखा हुआ है और मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि ये वाटर ड्रॉपलेट हो गया, एरोप्लेन वाला हो गया, या फिर ये बॉक्स वाला पुल करने वाला हो गया, टग ऑफ वॉर हो गया। इन सारे एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम करे। इसमें लिखा क्या है? व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहे हैं, इधर से 12 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है लेकिन इधर से 10 न्यूटन का ही फोर्स काम कर रही है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये ऑब्जेक्ट जिसको हम इधर से 12 न्यूटन से पुश कर रहे हैं और यहां कितना पुश मिल रहा है? 10 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इधर की तरफ मूव करने लगेगा। ये 12 न्यूटन में से 10 न्यूटन अपना इफेक्ट तो हटा देगा, पर वो जो रिमेनिंग 2 न्यूटन है वो क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ मूव कराएगा। टग ऑफ वॉर में भी तो यही होता है ना। अगर टग ऑफ वॉर का विनर बनाना है आपको टीम ए और टीम बी को, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक टीम के पास फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा। मान लीजिए ये 110 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इन्होंने 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। ये तो पुश का एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल किसका हो गया? पुल का। ये दोनों एक दूसरी तरफ अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो टीम ए के पास 110 न्यूटन का फोर्स है और टीम बी के पास केवल 100 न्यूटन का फोर्स है। तो ये 100 न्यूटन इसमें से क्या करेगा? 100 न्यूटन के फोर्स को तो नेग्लेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं बहुत तेज खींच लेंगे अपनी तरफ, लेकिन ये जो रिमेनिंग 10 न्यूटन इनके पास ज्यादा है वो क्या करेगा? इस रोप को अपनी तरफ खींचेगा और ये टीम विनर बन जाएगी। ये टीम क्या बन जाएगी? विनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल आउट, पूरी तरीके से वैनिश आउट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से टीम में क्या हो गई? विनर। यहां पे क्या हो गया? हमारा जो बॉक्स था इधर की तरफ पुश हो गया। दोनों फोर्स जब भी इक्वल नहीं होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। इस केस में जो फोर्स का टाइप होगा वो कौन सा होगा? अनबैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स होगा वो? अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, इसका की पॉइंट क्या है कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया कितना है? 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। और इस केस में क्या हुआ? 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 100 न्यूटन ने 100 न्यूटन को कैंसिल आउट कर दिया, पर ये जो रिमेनिंग 10 न्यूटन इसने क्या किया? पुल करने में हेल्प कर दी। जो एक्स्ट्रा 10 न्यूटन उसने क्या किया? पुल करने में। यही रिजल्टेंट है, यही हमारा रिजल्ट है। इसी ने क्या किया है? टग ऑफ वॉर में टीम ए को विनर बनाया है। तो इसका जो नेट फोर्स होगा, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इसका जो फाइनल फोर्स होगा वो जीरो ना हो। इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं इसको? अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स के कुछ एग्जांपल इस तरीके से है, जैसे आपने क्या किया है? किसी फुटबॉल को किक किया है। अब ऑब्वियस सी बात है फुटबॉल रेस्ट में थी, ठीक है, आपने अपने पैर से क्या किया? एक ही डायरेक्शन में मारेंगे ना। एक केस ये बन सकता है कि आप इधर से किक करिए और सामने वाला बच्चा को इधर से किक कर दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हो जाएगा। पर फुटबॉल के गेम में ये कम देखने को मिलता है कि इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर आपने, ऑब्वियस सी बात, आपने फुटबॉल पे जब किक किया है, मतलब आपने 10 न्यूटन 20 न्यूटन कितना भी फोर्स अप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिक ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। ये बॉल मूव करेगी, ये बॉल किसी ना किसी फोर्स से यहां जाएगी, मोशन करेगी। तो फोर्स अप्लाई हुआ है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो अगर नेट फोर्स जीरो नहीं तो किसका एग्जांपल हो गया ये? अनबैलेंस फोर्स का। इसके अलावा जब भी कभी किसी बॉक्स को अगर मूव किया जाता है और उस पर केवल एक ही फोर्स काम कर रहा हो, मतलब दो अपोजिट फोर्स काम ना कर रहे हो। जैसे मैं एकदम सिंपल सी बात देता हूं, मेरे पास एक बॉक्स था, मैंने क्या किया? इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अगर बॉक्स हल्का है तो ऑब्वियस सी बात है बॉक्स क्या करेगा? मोशन करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको निगलेक्ट करने वाला, इस फोर्स को वैनिश आउट करने वाला कोई दूसरा फोर्स वहां पे प्रेजेंट
नहीं है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी बॉक्स से फोर्स अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है, मोशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आया। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि बॉल, हमारा जो बॉक्स है वो 20 न्यूटन के फोर्स है इस डायरेक्शन में वो करने लगेगा। इसके अलावा वही सेम चीज है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करा लेंगे। ऐसे कुछ एग्जांपल है टग ऑफ वॉर में, ये सब बता ही चुका टग ऑफ वॉर में, और टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल, फुटबॉल वाला एग्जांपल और बॉक्स वाला एग्जांपल हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है और मेन टॉपिक है वो क्या है, इनर्शिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं पेपर के लिहाज से बात करूं या फिर इस चैप्टर के लिहाज से बात करूं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो कहां स्टार्ट होता है, इनर्शिया से। इसके पहले के जो भी टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं ये हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, मोशन करना, बॉक्स को धक्का देना, बॉक्स को खींचना, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं तो बस रिवीजन करा रहा था उनका, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए वो चीजें आनी चाहिए। पर अगर हम मेन टॉपिक स्टार्ट करें कि हमारा जो 10th का सिलेबस है, हमारा जो सेकेंडरी का सिलेबस है, वो कहां स्टार्ट होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमको मेनली क्या पढ़ना है, तो वो टॉपिक कहां स्टार्ट होगा, इनर्शिया से। क्या नई चीज पढ़ेंगे हम, वो क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट को होल्ड करना चाहता है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में आलस भी कहते हैं। अगर मैं रुका हुआ हूं, कोई मुझसे कह रहा है अरे यार ये काम कर दो, मेरे अंदर आलस आएगा, मेरे अंदर इनर्शिया है, मेरे अंदर जड़त्व है, अरे यार कर लो खुद से, मैं नहीं उठूंगा। या फिर अगर मैं चलता जा रहा हूं, बहुत तेज रनिंग कर रहा हूं, कोई आगे सामने बोलेगा रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे अंदर टेंडेंसी में तुरंत नहीं, 2-4 कदम आगे चल के रुकूंगा, ऐसा नहीं ब्रेक मारूंगा तुरंत रुक जाऊंगा। साइकिल आप बहुत तेज चला रहे हैं, बहुत अचानक से सामने क्या आ गया, हर्डल आ गया, सामने एक्सीडेंट होने वाला है, सामने कोई दूसरा व्हीकल आ गया, एक्सीडेंट क्यों होता है, क्या गाड़ियों में ब्रेक नहीं है क्या, आप ब्रेक लाए गाड़ी वही रुक जानी चाहिए थी। पर इनर्शिया है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है ना, आप सडनली उसमें ब्रेक मारेंगे तब भी वो फिसलते हुए मोशन करती हुई चली जाएगी। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है, या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको हम, इनर्शिया। इनर्शिया को समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इनर्शिया को सबसे पहले जो इसने डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था, गैलीलियो। इनर्शिया को हम लोग सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, गैलीलियो ने। एक काल्पनिक एक कहानी है, इमेजिनरी कहानी है। गैलीलियो एक बार रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने रिसर्च करते टाइम पे अपने लैब में अपनी बुक खोली और इस बुक के अंदर पेन को रख के छोड़ दिया। ऐसा होता है ना, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते 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 बोर हो गए, मतलब इनका एकदम मन, रिजल्ट आ नहीं रहा है, एकदम बहुत परेशान हो गए। तो ऐसा होता है ना, कई बार आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे तो आप क्या करते, कॉपी किताब बंद करके थोड़ी देर बाद मूड फ्रेश करके आएंगे, वापस से पढ़ाई करेंगे, तब शायद समझ में आ जाए। तो उन्होंने यही सोच के क्या किया, लैब में अपनी पेन को कॉपी के अंदर डाला और इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब वो वापस लौट के आए, कब, 1-1.5 महीने बाद। और 1-1.5 महीने बाद आते ही जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अपने टेबल पे गए, उन्होंने ये देखा कि जो बॉल उन्होंने जो अपनी पेन वहां पे छोड़ रखी थी, वो पेन अभी भी उसी पोजीशन पे है। अगर गैलीलियो हमारे आप जैसे होते तो लगता कितनी नॉर्मल सी बात है यार, पेन वहीं छोड़ी तो वहीं तो होगी, खुद से थोड़ी मूव करेगी। पर सोचिए साइंटिस्ट का दिमाग, साइंटिस्ट ने क्या सोचा, अच्छा इसका मतलब अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगा, वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। रिजल्ट दे दिया इससे, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। हम आप क्या करते हैं, पेन उठाते लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग ने तुरंत क्या किया, वहां से एक रिजल्ट निकाल लिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना तो रेस्ट में ही रहेगा, अपनी पोजीशन में खुद से मूव नहीं करेगा। कभी कभी आपको लगता होगा कितनी छोटी सी बात है, खुद से कैसे मूव करेगा। पर सोचिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा, गैलीलियो ने क्या सोचा होगा, उनकी क्या मेंटल स्थिति रही होगी कि अच्छा कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, इसका मतलब रेस्ट, पूरा लॉ दे दिया, उसका नाम क्या दे दिया, इनर्शिया। क्या नाम दे दिया गया, इनर्शिया। अब आप सबके मन में ये आ रहा होगा, चलो रेस्ट वाला तो ठीक है, लेकिन किसी बॉल को अगर मैं मोशन कराऊं, ये बॉल है, इसको मैं अगर मोशन कराता हूं, मोशन करते करते तो बॉल रुक जाती है, तो इसका मतलब मोशन को तो मेंटेन नहीं कर पा रही है। गैलीलियो ने इसको भी एक्सप्लेन किया कि जब भी तुम किसी बॉल को रोल कराते हो ना, तो रोल कराने पे एक फोर्स काम कर रहा होता है, जिसको हमको आगे पढ़ना भी, उसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन अपोजिंग फोर्स। ये मोशन को रोकने का काम करता है। अगर किसी भी मेथड से हम क्या करें, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सरफेस है, सरफेस को स्मूथ कर दें,
फ्रिक्शन जीरो कर दें कि इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन काम ही ना करे, सरफेस को इतना स्मूथ कर दिया जाए, इस बॉल को इतना स्मूथ कर दिया जाए, फिर आप अगर थोड़ा सा भी मोशन करेंगे ना, आपने थोड़ा सा भी अगर मूव किया तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगी, बॉल कभी रुकेगी नहीं, बॉल चलती चली जाएगी। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जितने न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन लगाएगा ना, मैं इसको थोड़ा सा स्लोप बना दूंगा, और वो स्लोप क्या करेगा, जितना इसके फोर्स को अपोज किया जा रहा है, जितना फ्रिक्शन इसके फोर्स को रोक रहा है, डाउन कर रहा है, ये स्लोप क्या करेगा, उसके उतना फोर्स वापस से प्रोवाइड कराएगा। अब बताइए स्लोप के बाद क्या बॉल कभी रुकेगी क्या, कभी नहीं रुकेगी, अगर वो मोशन कर रही तो मोशन करती रहेगी। तो इससे उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको हम, इनर्शिया। किसने दिया था, गैलीलियो ने। किसने दिया था, गैलीलियो ने। न्यूटन ने बाद में क्या किया था, सर जो आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या किया था, इसको कंपाइल किया था अपनी नोटबुक में। उसको लॉस बनाते टाइम पे उन्होंने कंपाइल करके 2-3 लॉस को जोड़ा और वहां से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दे दिया। जो आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े ना, बेसिकली न्यूटन के हैं वो। तो न्यूटन ने ये चीज की जो प्रेरणा है, ये चीज का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहां से लिया था, गैलीलियो की लॉ से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इनर्शिया क्लियर हो गया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करते रहना चाहता है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में। क्लियर। अच्छा, इनर्शिया में देखिए इसमें क्या लिखा है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। मतलब अपनी जो स्टेट में चेंज होने को रजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, नहीं करना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है कि वो चेंज हो। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, मोशन कर रहे तो मोशन करते रहना चाहते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वांट टू चेंज व्हाट इट इज ऑलरेडी डूइंग। कोई ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, चाहे वो रेस्ट कर रहा हो, चाहे वो मोशन कर रहा हो, उसको रोकना नहीं चाहता। ठीक है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर आपने मूवी देखी होगी जिसमें रणवीर कपूर ने बनी का कैरेक्टर प्ले किया है, ठीक है, उसमें क्या है कि, अच्छा छोड़िए, टॉपिक क्लियर करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग इधर रुकेंगे नहीं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, इनर्शिया की टाइप्स। इनर्शिया कितने टाइप का होता है, वो जो एग्जांपल मैंने बीच में छोड़ा है उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सही जगह पे, सटीक जगह पे बताऊंगा ताकि आप बेटर रिलेट कर पाए। जो इनर्शिया के टाइप होता है, इनर्शिया का जो पहला टाइप है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई नई चीज नहीं है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जो हमने पीछे पढ़ा ना, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि मोशन को या फिर रेस्ट को अपोज करता है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है, उसमें जो चेंज को अपोज करता है, उसमें जो चेंज होने वाला है उसको होने नहीं देना चाहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूं, इसमें क्या लगा हुआ है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब केवल आप इतना रख जानिए कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल काम ना करे। अगर मैं यहां पे चेयर रखूं तो क्या कभी चेयर खुद से मूव करना स्टार्ट कर देगी क्या? अगर वो रेस्ट में है ना तो जिंदगी भर वो रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई पुश या कोई पुल काम ना करे, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, वो हमेशा रेस्ट में है। तो रेस्ट में रहे, जैसे बोर्ड है ये बोर्ड क्या कहीं खुद से मूव कर सकता है क्या, खुद से चला जाए? अभी आप सबके मन में आ रहा हो भूकंप आ जाए तो खुद से मूव कर चला जाएगा, तो भूकंप भी एक्सटर्नल फोर्स है। भूकंप ने क्या किया, इस बोर्ड को मूव कराने के लिए फोर्स प्रोवाइड किया है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसके नाम में ही है रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो मोशन नहीं करना चाहता, वो रेस्ट में होने वाले चेंज या फिर मोशन को अपोज करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ये है कि व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। किसी बस में खड़े हुए हैं हम सब, आप सब खड़े हुए बस में, और हमने कुछ भी पकड़ नहीं रखा है, ये बस का ऊपर हैंडल पकड़ लिया, सीट पकड़ ली, कुछ भी नहीं, हम नॉर्मली बस में खड़े हुए हैं। बस किस में, रेस्ट में। सडनली ड्राइवर के मन में पता नहीं क्या आया, उसने क्या किया, बस को धीरे से ना स्टार्ट करके बस को झटके से स्टार्ट कर दिया, सडनली स्टार्ट कर दिया बस को। तो आप सबको पता है सबके साथ क्या होगा, आप क्या करेंगे, बस में पीछे की तरफ गिरेंगे। अगर मैं बस ये खड़ा हूं ना और बस आगे की तरफ मूव करे, मैं सडनली क्या होगा, पीछे की तरफ गिरूंगा। ये हो क्यों रहा है, इसका साइंटिफिक रीजन आज हम जानेंगे। कि जब भी आप बस में खड़े होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये बस का कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, बस किस में है, रेस्ट में। बस किस में है, रेस्ट में। आप किस में है, रेस्ट में। बस के अंदर ही तो रुके हुए हैं ना आप। बस ने क्या किया, सडनली मूव करना स्टार्ट कर दिया। सडनली क्या स्टार्ट कर दिया, मोशन। क्योंकि आप रेस्ट के स्टेट में थे, आपके अंदर क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो बस में भी था, लेकिन बस के इंजन ने क्या किया, उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया और बस चलने लगी। अगर इंजन स्टार्ट ना हो और बस ढलान पे ना खड़ी हो तो क्या ये बस कभी चलेगी क्या? खुद से कभी मूव नहीं करेगी, अपनी पोजीशन में खड़ी रहेगी। ठीक है, तो बस जैसे ही मोशन करेगी, बस तो चलिए एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ गई, वो मोशन करना स्टार्ट कर देगी। आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी तक नहीं लगा है, तो आपके अंदर क्या होगा? रेस्ट। रेस्ट की वजह से क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेगा? आपकी बॉडी को सेम पोजीशन में रोकने का ट्राई करेगा। लेकिन आपके जो फुट्स हैं, आपके जो पैर हैं, वो किससे अटैच हैं? बस के फ्लोर से। अब बस का फ्लोर कहां जाएगा? बस को छोड़ के रुका थोड़ी रहेगा, वो बस के साथ मूव करेगा। तो आपकी जो लोअर बॉडी है, बेसिकली आपका ये जो पैर है, ये बस के कांटेक्ट में है। बस क्या करेगी? आगे की तरफ मूव कर गई। बस ने आगे की तरफ मोशन किया, तो मेरे जो पैर है वो कहां चले जाएंगे? आगे। और मेरी जो अपर बॉडी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बस तो आगे जा चुकी है, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जिस पोजीशन में है वहीं रुकना चाहेगा, वहीं पे रुका रहना चाहेगा, मोशन को अपोज करेगा। पैर आगे जा चुका है, बॉडी वहीं पे है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो बेसिकली आप पीछे नहीं जाते, आपके पैर आगे जाते हैं, लेकिन आप गिरेंगे कहां? पीछे की तरफ। कहां गिरेंगे? पीछे की तरफ। आपकी जो लोअर बॉडी है, जो कंपार्टमेंट से टच है, वो क्या करेगी? बस के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी पोजीशन को होल्ड करना चाहेगी। पैर आगे जा चुका है, बॉडी यहीं पे है, क्या हो जाएगा? गिर जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल क्या है? डस्ट कम्स आउट व्हेन बीट अ कारपेट। आपने देखा होगा हमारे घर में जो मम्मी होती हैं, मम्मी क्या करती हैं कि बहुत दिनों का जब कोई गद्दा बिछा होता है, कोई कारपेट बिछा होता है, तो कारपेट को सबसे पहले धूप में डालती हैं। धूप में क्या होता है? इसके मॉइस्चर वगैरह अब्सॉर्ब हो जाता है, मॉइस्चर वगैरह धूप से उड़ जाता है। फिर क्या करती? डंडा उठाती हैं, डंडा उठा के पीटना चालू करती, गद्दे को, कारपेट को। पीटने से क्या? आपको क्या लग रहा है, मम्मी का नेचर है क्या डंडा मारना सबको? कि वो डर के वो अपने अंदर से डस्ट बाहर निकाल दे रहा है कि मम्मी मारो नहीं, ये डस्ट पार्टी बाहर निकाल दे रहे हैं, साफ हो जा रहा है खुद से। ऐसा नहीं है। जब भी किसी कारपेट को डंडे से पीटा जाता है तो होता क्या है? जैसे मान लीजिए कारपेट है, अभी किस स्टेट में है? रेस्ट में। हमने क्या किया? सडनली इसके ऊपर डंडा मारना चालू किया, वो भी तेज तेज। जब हम डंडा मारेंगे ना, तो हमारे डंडे में क्या है? मोशन। अब डस्ट पार्टिकल भी कहां है? कारपेट के अंदर, सारे कारपेट से चिपके हुए, इनफाइनाइट डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। हमने जैसे ही डंडा तेजी से मारा, ऐसा नहीं आप छुआते रहिए, धीरे धीरे, टच नहीं कराना है, बीटन बोला गया है, मारना बोला गया है। आप जैसे इसको मारेंगे ना, हमारे डंडे के मोशन की वजह से ये क्या करेगा? ये जो हमारा कारपेट है, कारपेट मोशन करने लगेगा। आप मेरे हाथ को कारपेट समझिए, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अंदर अगर धसे हुए हैं, मैंने डंडे से इसके ऊपर मारा, हाँ, डंडे के साथ क्या करेगा? कारपेट तो मूव कर जाएगा, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, इन डस्ट पार्टिकल के अंदर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पहले वो किस में थे? रेस्ट में। तो अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारा कारपेट तो जा चुका है, कारपेट यहां से, जैसे हमने तेजी से डंडा मारा, कारपेट हट चुका है, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल की जो पूरी लेयर है, ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अभी भी रेस्ट की पोजीशन में है, मतलब उसी पोजीशन में रुका हुआ है। आप इमेजिन करिए, कारपेट में चिपके हुए हैं, कारपेट जा चुका है, डस्ट पार्टिकल अभी यहीं पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगल बगल के जो हवा के पार्टिकल होंगे, जो हवा है वो क्या करेगी? डस्ट पार्टिकल को उड़ा के अपने साथ बाहर निकाल देगी, ग्रेविटी इनको नीचे पुल कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डस्ट पार्टिकल कारपेट से बाहर आ जाएंगे। और इस कई डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हो जाए तो इसको बार बार रिएक्शन करना पड़ता है, बार बार उसको मारते हैं तो सारे डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। गद्दे के साथ भी सेम होता है। एक और एग्जांपल आप लीजिए, जब भी आपने देखा होगा पेड़ों पे जब फल पक जाते हैं, या फिर आप बेर का पेड़ लीजिए, आम का पेड़ लीजिए, कोई भी पेड़ लीजिए, तो आप उसकी डाल पकड़िए और डाल को तेजी से हिला दीजिए। जब भी आप डाल को मूव कराएंगे ना, ऑटोमेटिक सारे फल कहां गिर जाते हैं? नीचे। फल, पत्ती, बहुत सारे नीचे गिर जाएंगे। क्यों नीचे गिर रहे हैं? बहुत सिंपल है। मान लीजिए डाल है, इस पे हम कोई फल बना लेते हैं, ये कोई फ्रूट्स है, इसमें पूरी डाल में भरे हुए हैं, ठीक है। अभी ये रेस्ट की पोजीशन में, किसमें है? ये रेस्ट की पोजीशन में। अभी ये रुके हुए हैं। हमने क्या किया? सडनली इस दाल को पकड़ा और तेजी से इस दाल को हिला दिया। अगर ये रेस्ट की पोजीशन में थे, ये पूरा जो सेटअप है किसमें है? रेस्ट पे। तो इसके अंदर, पूरे सेटअप के अंदर क्या रहा होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसकी जो डाल है, इसको तो किस में ला दिया? मोशन में। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है हमने, अपने हाथ से क्या किया? इस दाल को हिलाया है, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। हमारे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से ये डाल तो मूव करेगी, लेकिन डाल पे जो ये फ्रूट्स लगे हुए हैं ना, फ्रूट्स के अंदर क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमने एक एक फ्रूट को पकड़ के नहीं हिलाया, हमने केवल डाल को हिलाया है, डाल को मूव कराया है।
तो ये जो फ्रूट्स है इनके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होने की वजह से ये अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, आप इमेजिन करिए कि मैंने डाल को मूव करा है, डाल चली गई यहां और ये अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट लेके बैठे हुए हैं, डाल जा चुकी है, जो भी थोड़ा सा इनके साथ जो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा वो फ्रूट्स तो एक बार डाल के साथ वापस जा सकते हैं, जिनका कनेक्शन ही लूज था डाल के साथ, जो पक चुके थे, जो बस कुछ दिन में गिरने वाले थे, वो क्या होगा, जैसे ही आपने डाल को मूव किया वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को लेके क्या करेंगे, इसी पोजीशन, डाल जा चुकी है, फल अभी भी यहाँ है, तो ग्रेविटी इनका वेट थोड़ी करेगी, या फिर डाल वेट थोड़ी करेंगी, सॉरी ये फ्रूट्स वेट थोड़ी करेंगे, डाल वापस आएगी, फिर हम फिर से वापस से चिपक जाएंगे। ठीक है, ग्रेविटी क्या करेगी, तुरंत इनको नीचे पुल कर लेगी, ये सारे फ्रूट्स कहां आ जाएंगे, नीचे। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बीटन कारपेट या फिर वो जो आपने ट्रेन वाला बस के कंपार्टमेंट वाला एग्जांपल देखा, किसका एग्जांपल है। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है एमसीक्यू में, या फिर इनर्शिया को डिफाइन करने को बोल दिया, इनर्शिया के टाइप्स डिफाइन करने को बोल दिया, तो 1-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ये न्यूमेरिकल का पोर्शन इसमें नहीं आएगा, न्यूमेरिकल का पोर्शन जहां आएगा वहां मैं आपको बताऊंगा, अभी केवल थ्योरी का पोर्शन है ये। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन हमको कहां पे फोकस करना है, यहां पे, क्या, मोशन, पूरा ध्यान कहां रखना है, मोशन पे। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब हर बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होती है, ऑब्जेक्ट की खुद की टेंडेंसी है, बाहर से नहीं आएगा, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन को करते रहना चाहता है, मोशन में आने वाले चेंज को या फिर हम कहें रेस्ट को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। इसमें देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मोशन कर रहा है उसी स्पीड से मोशन करते रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मोशन करते रहना चाहता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि रणबीर कपूर की मूवी है और उसका एग्जांपल वहां पे छोड़ दिया था, वो एग्जांपल यहां पे बेटर रिलेट कर पाता है इनर्शिया ऑफ मोशन पे। तो उसमें रणबीर कपूर ने क्या किया, शायद मूवी का नाम ये जवानी है दीवानी है, तो उसमें रणबीर कपूर ने एक डायलॉग बोला था कि नैना मैं उड़ना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता। इनर्शिया ऑफ मोशन की भी कुछ वही कहानी है कि चलना चाहता है, लुढ़कना चाहता है, लड़ना चाहता है, गिरना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन रुकना नहीं चाहता। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करते रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। उसके अंदर खुद की टेंडेंसी है, उस बनी की खुद की टेंडेंसी थी, तो रुकना नहीं चाहता। तो सेम इसके साथ है कि ऑब्जेक्ट रुकना नहीं चाहता, मोशन कर रहा है तो मोशन करते रहना चाहता है, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, जब तक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, क्लियर। अब जैसे आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल देखे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। अभी जो बस चल रही थी, जो सडनली स्टार्ट हो गई थी, जब ये बस कभी कभी सडनली ब्रेक मारती है, इस बस के अंदर फिर से आपको खड़ा कर देते क्योंकि आप गिरे थे, एक बार और गिर जाइए, कि अगर ये बस ऑलरेडी मोशन कर रही थी तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब ये बस रुकना नहीं चाहती। आप भी बस के साथ मोशन कर रहे हैं तो आपके अंदर भी क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आपके अंदर अगर इनर्शिया ऑफ मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है आप भी रुकना नहीं चाहते, आप बस के साथ मूव करना चाहते हैं। बस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, क्या लगाया गया, ब्रेक्स। ब्रेक्स किसका काम करेंगे, सिर्फ पहिए को जाम करेंगे, इस पहिए को रोकेंगे। जैसे ही पहिया रुकेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बस तो रुक जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स। बस किसमें आ गई, रेस्ट में। लेकिन आपके ऊपर अभी भी कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, आप अभी भी मोशन में थे, तो आपके अंदर ये जो टेंडेंसी इनर्शिया ऑफ मोशन की, ये कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही बस रुकेगी, बस रुक गई, तो आप मुझे बताइए आपकी जो लोअर बॉडी, आपके जो फीट्स हैं, जो आपके पैर हैं, ये बस के साथ रुक जाएंगे। लेकिन फिर वही बात की जो आपकी अपर बॉडी है वो क्या करेगा, अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन करते रहना चाहेगा। अचानक से चलते चलते क्या हो, बस में ब्रेक लग गई। ब्रेक लगने से क्या हुआ, मेरी जो लोअर बॉडी, मेरा जो पैर है, वो तो बस के कांटेक्ट में होने की वजह से वो रुक जाएगा, एक जगह पर रुक गया, बस के कंपार्टमेंट के साथ रुक गया। लेकिन मेरी जो अपर बॉडी है वो क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अभी में मोशन करना चाहता है,
पैर रुका हुआ है, ब्रेक लग चुकी है, मेरी अपर बॉडी अभी भी मोशन करना चाहती है, मैं आगे जाके क्या करूंगा, मुंह के बल गिर जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब गिर के नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे मैं, क्या आपको बेटर रिलेट करने के लिए यहाँ गिर के दिखा दूं, तो आप जाके उसका एक मीम काट लीजिए उसका कि वो पढ़ाते पढ़ाते सर गिर गए। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है इनर्शिया ऑफ मोशन के बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये तो अक्सर कभी आप जैसे बस से कभी आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई आदमी चलती ट्रेन से कूदता है या चलती बस से कूदता है तो वो भागने लगता है, वो रेस थोड़ी कर रहा है ट्रेन के साथ। सडनली क्या हुआ, चलती ट्रेन से कूदना है, चलती ट्रेन से बाहर कूदेगा और अचानक से आपने देखा होगा बस के ट्रेन के साथ थोड़ी देर चक्कर, मतलब भागेगा थोड़ी देर। अरे भागना तो थोड़ी देर रुक जाते ट्रेन पे, ट्रेन ही रुक जाने देते। कभी भी ऐसे ही देखा हो, कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, बस चौराहा आने वाला है, थोड़ी देर उतरना है, बस रुक रही है, स्पीड कम हो रही है, क्या किया, झम में से कूद गए नीचे और कूदने के बाद बस के साथ भाग रहे हैं। ठीक है, जब भागना ही है थोड़ी देर रुक जाओ, ब्रेक लग जाने दो, क्यों एक्सीडेंट को निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक, होता क्या है, जब भी आप बस के साथ मूव कर रहे हैं, बस रुकी नहीं है, बस अभी भी क्या कर रही है, मोशन, बस क्या कर रही है, मोशन। ठीक है, अब आदमी ने क्या किया, जंप करके धड़ से कहां आ गया, रोड पे। कहां आ गया, रोड पे। आप मुझे बताइए इसके अंदर जो आदमी बैठा रहेगा, क्योंकि बस मोशन में है, ट्रेन मोशन में है, तो अगर ये मोशन में है तो ये जो पर्सन है ये भी किस में रहा होगा, मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर क्या रहा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा, रुकना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो जैसे ही धड़ से कूद के जमीन पे आएगा, फ्लोर पे आएगा, रोड पे आएगा, तो इसकी जो लोअर बॉडी है, जो पैर है, वो पैर क्या हो जाएंगे, रोड चल थोड़ी रही, रोड स्टेबल है, इसके पैर क्या करेंगे, पैर जमीन पे आने की वजह से पैर तो रुक जाएंगे, पैर स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे, लेकिन जो अपर बॉडी है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कहां जाना चाहिए, आगे। और अगर स्पीड तेज है, जैसे ही मैं कूदूंगा मेरी अपर बॉडी आगे जा रही है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना मुंह फुड़वा लूं गिर के, या तो दूसरा ऑप्शन है बचने के लिए खुद क्या कर दूं, अपने पैर आगे बढ़ा लूं। ठीक है, तो आपने देखा होगा यही रीजन है, कोई आदमी अगर चलती ट्रेन से कूदता है, चलती बस से कूदता है, वो क्या करता है, ट्रेन के साथ थोड़ी देर आगे 2-3 कदम 4-5 स्टेप तेजी से चल के जाएगा, फिर रोकेगा बॉडी को, सडनली स्टॉप करेगा तो मुंह के बल गिर जाएगा। आप लोग ये प्रैक्टिकल घर मत करिएगा, केवल देखिएगा दूर से, लोग ऐसा करते हैं। आपको फिजिक्स के सारे प्रैक्टिकल करके नहीं देखने होते हैं, कभी कभी आप कुछ चीजें ऑब्जर्व भी करते हैं कि अच्छा ये देखा। जैसे इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मुझे एक फिलोसोफर का नाम लेना था, एरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या करते थे, साइंटिस्ट नहीं थे, पर आपने ये देखा हो, फिलोसोफर थे वो। पर आपने ये पढ़ा होगा, बहुत सारे साइंस में बहुत सारे टॉपिक हैं, ज्योग्राफी वगैरह है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनमें उनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ऐसे नाम दिए जाएंगे अरिस्टोटल को। फादर का मतलब उनके अंदर से पूरी जूलॉजी, पूरी बॉटनी नहीं निकली है। फादर का मतलब क्या है कि एक जनरेशन में बिफोर क्राइस्ट एक ऐसा टाइम था कि जब लोग केवल अपनी जीविका के लिए, अपने खाने पीने पे या फिर अपने ट्रेवल पे, अपनी रिश्तेदारी निभाने में बिजी थे, तो उस टाइम पे एक पर्सन ऐसा भी था जिसने क्या किया, इन सारी साइंटिफिक चीजों पे ध्यान दिया, फोकस किया, डायरी में नोट किया कि ऐसी भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, हमारा ध्यान केंद्रित किया। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग साइंस से बहुत आगे तरक्की कर चुके हैं, बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। उस टाइम पे क्या था, पढ़ाने वाला कोई नहीं था, आप चीजें बस नोटिस करते थे, लोगों को बताते थे, कई बार लोग आपकी बात मानते थे, कई बार लोग आपकी बात नहीं मानते थे। तो अरिस्टोटल क्या करते थे, चीजों को ऑब्जर्व करते थे, उस पर कोई रूल देते थे, अच्छा इसकी वजह से हो रहा होगा, इसकी वजह से रुक रहा होगा, इसकी वजह से चल रहा होगा। तो उनको इसीलिए क्या किया गया, सबसे पहले वो देते थे, सबसे पहले उन्होंने चीजें सोची, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर। ठीक है, अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन के बाद जो हमको आगे पढ़ना है, हमको आगे क्या पढ़ना है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता, बस आपको ये एक अपने दिमाग में रखना है कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहता है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहता है, अपने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लाना चाहता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे जो बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड के जो हीरोज होते हैं, पता चला विलेन ने क्या किया, हीरोइन को किडनैप कर लिया या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज लेके अपनी गाड़ी में भाग रहा है। अब हीरो दूसरी गाड़ी नहीं लेगा, वो क्या करेगा, इसी गाड़ी पर झम में कूद जाएगा और कूदने के बाद ऊपर लटक जाएगा, ऊपर जो पकड़ने जो होल्डर वगैरह लगे होते हैं, जो सामान रखने का होल्डर लगा होता है वो पकड़ लटक जाएगा, पीछे बम्पर पकड़ लटक जाएगा, कुछ भी। तो जो विलन होता है, विलन भी क्या करेगा, विलन ने फिजिक्स पढ़ रखी है, वो पता है क्या करता है, सीधे डायरेक्शन में नहीं गाड़ी चलाएगा, वो क्या करेगा, जिगजैग करेगा, कभी गाड़ी को इधर घुमाएगा, कभी गाड़ी को इधर घुमाएगा, कभी गाड़ी को इधर घुमाएगा, कभी गाड़ी को इधर घुमाएगा।
तो आपने ये देखा होगा जब विलन बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चला हीरो पीछे लटका हुआ है, जब विलन गाड़ी को इधर घुमाएगा ना तो हमारे विलन की बॉडी गाड़ी के डायरेक्शन में नहीं जाती, गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। बेसिकली हमारी जो गाड़ी है वो इधर टर्न कर चुकी है, लेकिन हमारे हीरो की बॉडी किधर जाती है, इस डायरेक्शन। तभी तो गाड़ी इधर जा रही है, विलन हमारा हीरो कहां जा रहा है, ऐसे। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था उसी डायरेक्शन में मोशन करते रहना चाहता है। फिर विलन यहां से टर्न लेगा, शार्प टर्न लेगा, तो हमारा हीरो कहां चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। फिर विलन ने इधर शार्प टर्न लिया, हमारा जो शार्प टर्न तो इधर चला गया, हीरो कहां चला गया, इधर। पता चला लेथराते लेथराते इधर उधर गिरते पड़ते बॉडी में, क्योंकि वो हीरो है, उसकी बॉडी में चोट नहीं आती। आप लोग मत ट्राई करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चक्कर में, आपकी बॉडी में चोट आएगी, ठीक है। आप हीरो नहीं है। आप, हालांकि हर आदमी अपनी लाइफ में खुद का हीरो होता है, पर ये मूवीज में बनाया जा रहा है। आप इसको घर पे ट्राई मत करिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, डोंट ट्राई एट होम, ठीक है, क्लियर। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसी को हम लोग गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो केवल आपने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ रखी है, कुछ भी अलग सा नहीं है इसमें। अगर मैं लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ये भी इनर्शिया की ही बात करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग मोशन और इट इज इन रेस्ट, it will remain in rest, it will continue perform its motion until and unless external force is applied, जब तक इसके ऊपर कोई external force काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ही पूछता है तो अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है और जो इनर्शिया की डेफिनेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया की डेफिनेशन, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। until and unless external force is applied, जब तक उसके ऊपर external force काम नहीं करेगा। जैसे इसके फॉर एग्जांपल बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, सब आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ नया पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन को खुद ही इतना एलोबरेट कर दिया है, खुद ही इतना फैला दिया है, खुद ही इतना आपको समझा दिया है कि आपको इनर्शिया ऑफ, जो इसके एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज दिमाग में रखना है कि रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों को कंपाइल कर दीजिए, क्या बन जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन करता रहेगा। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। किसने बताया था, गैलीलियो ने, तो इसको क्या बोलते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन। किसने कंपाइल किया था, न्यूटन ने, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। किस पे बेस्ड है, इनर्शिया पे, इसलिए क्या बोलते हैं, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मैं आज का टॉपिक यहीं तक रखता हूं, इसके बाद हम लोग के कुछ छोटे छोटे टॉपिक और बचे हुए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और सारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हम लोग को ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।